हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेक्टर के बारे में। जैसे हम लोग का जो सीरीज चल रहा था मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स का, इसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर जो हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर देख लेंगे, जो बेसिक्स वेक्टर का यूज जो है, जैसे मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में लाइक काइनामेटिक्स हो गया या फिर जो है WPS हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर में इसका काफ़ी यूज है। तो वेक्टर के बारे में अबाउट में जितना भी जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स को, उनको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है इससे टच हो जाता है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग वेक्टर को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन हो, छोटा छोटा लेक्चर इस पर हम बना देंगे, 2-3 लेक्चर बना देंगे वेक्टर के ऊपर। इस वाले लेक्चर में हम लोग इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कि सबसे पहले देखिए, वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, वैसा क्वांटिटी जो जितना भी फिजिक्स का लॉ है, नॉर्मल सी बात है कि जो ऐसा क्वांटिटी है जो फिजिक्स के लॉ को जो है सेटिस्फाई करता हो या फॉलो करता हो, और वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरेबल हो, उस सारे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच ओबेज द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट्स में इसमें जो है कैटेगराइज किया गया है। जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये अगर फिजिकल क्वांटिटी को PQ से अगर डिनोट करें तो ये दो पार्ट्स में कैटेगराइज है। एक को हम लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब ये जितना भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसा है फिजिकल क्वांटिटी इन द सेंस कि लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे सब फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो इनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है उसको एक बार आप काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए। जैसे स्केलर क्वांटिटी के बारे में समझे कि देखिए, ऐसा क्वांटिटी जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का पता नहीं हो। यानी कि वैसा क्वांटिटी, मतलब वैसा क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको पॉइंट वाइज में लिख लीजिए, विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, आप बोल दीजिए बट नो डायरेक्शन। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। दूसरा एक और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी में, कि ये स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है कि जिसके पास जो है, ये ध्यान रखना है, जिसके पास जो है, या ऐसे समझ लीजिए, जो अल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो करता हो। यानी कि इट फॉलो अल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, नॉर्मल जो अलजेब्रा में हम लोग जो है एडिशन करते हैं उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, लाइक दैट अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से पहले ये समझ लीजिए कि यदि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का पता नहीं है, अल्जेब्रिक लॉ को फॉलो कर रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे यदि अगर बातें करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी में ये समझ लीजिए कि विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है वेक्टर क्वांटिटी के पास, और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है। किसको फॉलो करता है? इट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आगे आएगा ये टॉपिक, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल में ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड वाला, इसका भी सेकंड वाला पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल इसमें अगर हम लोग ले ले, जैसे मास, एग्जाम्पल में लीजिए मास। मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड, वर्क, एनर्जी, सब इसको लिख लेना है, एक कलेक्शन होना चाहिए। एनर्जी,
ये सब स्केलर क्वांटिटी है। और इसमें अगर हम लोग बातें करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, ये सब का सब जितना भी यहां पे जो लिखे हुए हैं ये सब। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें लिख लीजिए करंट, ठीक है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने यहाँ स्केलर में क्या लिख रखा है कि ये अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना होगा। यानी कि ऐसा समझ लीजिए, जैसे इसमें नहीं, अब वेक्टर में ज़्यादा आसानी से समझ लीजिए कि वेक्टर होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना होगा। लेकिन जो है जो करंट है ये इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो है, लेकिन ये अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ना कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो इसीलिए ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता है, तो ये कौन सा क्वांटिटी कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो ऊपर पॉइंट्स लिखा है उसको आप काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखें, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इसमें अगर हम लोग बातें करें वेक्टर क्वांटिटी में, तो सबसे पहला इसका एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, साथ ही साथ फोर्स भी देख लीजिए, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं इस तरीके का जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी हो और साथ ही साथ जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, वो सब का सब हमारा क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। ईटीसी यहाँ पे कर दीजिए, काफ़ी सारा हो गया, ठीक है। तो इस दो कैटेगरी में इस दोनों को रखा गया है कि ये दोनों कैटेगरी से ये पता चला कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा इस दो कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे टॉर्क वगैरह हो गया, टॉर्क भी क्या होता है? वो भी जो है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारा जो है इसमें जो है वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे होता है, वेक्टर्स का शिफ्टिंग किस तरीके से किया जाता है, वो सारा कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में बताने वाले हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका कंप्लीट लेक्चर रहेगा। इसमें सबसे पहले ये ज़्यादा वेक्टर का तो काइनेमेटिक्स में आप देखिएगा तो फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन के बाद प्लेन मोशन जो आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें आप देखिएगा तो इससे आपको एंगल वगैरह से देखने को मिलेगा, मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन वेक्टर का देखने को मिल जाएगा। जैसे वर्क वगैरह पूछता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना इसमें सिखाएंगे, साथ ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना सिखाएंगे। तो इसका काफ़ी यूज है स्टूडेंट्स इसमें, इसीलिए इसको काफ़ी अच्छे से एक बार जो है काफ़ी पूरा कंप्लीट लेक्चर देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा जो है टॉपिक इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग लगा लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, करेक्ट है। तो देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, एरो बनाया जाता है स्ट्रेट लाइन, और इस तरीके से इसमें बना दिया जाता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक डेट अगर कोई भी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहीं पे ए वेक्टर अगर इसको मान ले, तो ए वेक्टर अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर इस तरीके से छोटा सा एक एरो लगा करके इस तरीके से एरो बना देंगे उसके ऊपर। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं टेल, सबसे पीछे वाले पोर्शन को बोलते हैं टेल, पूंछ यानी कि, और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हेड, ठीक है। ये पूरा जो लेंथ है, ये जो वेक्टर बनाए हैं इसका जो मतलब पूरा लेंथ है, जैसे इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से एक वेक्टर बना है, तो इसका जो पूरा जो लेंथ है, इसका लेंथ रिप्रेजेंट करता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे लेंथ को हम, जैसे मान लीजिए कि लेंथ इसका 6 मीटर है, लेट सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो लेंथ इसका क्या हो गया? ये लेंथ जो 6 मीटर है इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इस वेक्टर का क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है।
जैसे कैसे, अब क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि एक ए वेक्टर है जो 6 मीटर ईस्ट में रिप्रेजेंट्स कर रहा है। 6 मीटर किस में है? ईस्ट में है। तो जो ये 6 मीटर हो गया, जैसे अब देखिए ये, अब पहले ये समझ लीजिए कि लेंथ इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट्स करता है, और ये हेड वाला पोर्शन है जो इस तरीके से है, ये इसके डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। यानी क्या समझे? लेंथ, मैग्नीट्यूड, और इसका हेड वाला पोर्शन डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या लिखा गया कि ये वेक्टर है जो 6 मीटर ईस्ट में है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से भी लिखते हैं कि इस ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो ये आपका क्या आ गया? 6 मीटर। ठीक है, या ऐसे ही आपको लिखा आ जाए कि ए जो है 6 मीटर है। ठीक है, तो ये यदि 6 मीटर है यानी कि ये इसका दोनों क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। एक बेसिक से ही उठा करके पूरा ऊपर तक लेके चलेंगे, जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और सारी चीजें इसमें बताएंगे। तो यानी कि अब इससे पता चल गया कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद यदि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ गए तो अब हम लोग देखेंगे कि यदि दो वेक्टर के बीच में एंगल किस तरीके से बनता है, कौन से एंगल को कंसीडर करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा कि बताइए ये दो वेक्टर है तो इसके बीच का एंगल क्या है, अब ये नहीं, अब उसमें भी कॉन्सेप्ट है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसमें बताते हैं। एक एक बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए इसमें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लगा लीजिए हेडिंग ऐसे। आइए, अच्छा देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की यदि अगर इसमें हम लोग बातें करें तो ये समझ लेना है कि जैसे देखिए इस तरीके से मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ठीक है, दूसरा वेक्टर इस तरीके से बना दिए, तो ये इसका क्या कहलाएगा? थीटा जो कहलाएगा। मतलब ये एक एक्सिस से इस तरीके से एंगल खींचे हैं, तो ये जो ए और यहाँ इसको हम मान लेते हैं बी, मतलब ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। यही थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से इसमें एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट को यह भी समझ लेना है कि एंगल लेते कौन सा है, यह भी एक बार देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर हम लोग बातें करें बहुत सारे वेक्टर, अगर लेट सपोज कीजिए कोई वेक्टर इस तरीके से दे दे, यहां तो चलिए फिर भी ठीक है, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर इस तरीके से दे दे, इस तरीके से दे दे, मान लीजिए कि इस तरीके से दे दे, और एक दूसरा वेक्टर जो है इस तरीके से दे दे। ठीक है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये जो है बी वेक्टर है। अब इसमें तो आपको क्लियर ही नहीं हो रहा है कि आप इसमें क्या, आप ऐसा कभी नहीं सोचना है कि इसको ये वाला हम एंगल ले लेंगे। हमेशा ध्यान रखिए जो एंगल लिया जाता है दो वेक्टर का, वो हमेशा किसके बीच में लिया जाता है? तो यहां लिख देते हैं, एंगल जो लिया जाता है वो टेल टू टेल के बीच में। ठीक है, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं, हेड टू हेड भी बोल सकते हैं, हेड टू हेड। ठीक है, वेक्टर का टेल और हेड अभी जस्ट बताए थे कैसे क्या है। ऐसा वेक्टर का टेल इस पोर्शन को बोलते हैं, ठीक है, और हेड कौन सा पोर्शन को बोलते हैं? ये आगे वाला जो एरो टाइप से लगा हुआ है। तो एंगल किसके बीच में ले रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। या तो अगर इस तरीके से वेक्टर, अब देखिए इसमें दोनों टेल के बीच में एंगल है, तो ठीक है, एंगल हो गया, इस दोनों वेक्टर का एंगल थीटा हो गया। लेकिन यहां पे तो उस तरीके से है ही नहीं, तब इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि बताइए ये 120 डिग्री है, ठीक है, तो अब बताइए इसका एंगल क्या होगा दोनों वेक्टर? ये 120 डिग्री नहीं है, क्योंकि देखिए ए वेक्टर का हेड टच में है और बी वेक्टर का टेल टच में है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस ए वेक्टर को आप क्या कीजिए, आगे की तरफ खींच दीजिए, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, इस तरीके से खींच दिए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए अब देखिए ये ए वेक्टर यहाँ खींच दिए, यानी ए वेक्टर कुछ यहाँ आ गया और ए वेक्टर का टेल यहाँ पे आ गया और बी वेक्टर का टेल भी आ गया। तो एंगल कौन सा बना रहा है? एंगल बना रहा है ये वाला एंगल बना रहा है। तो ये पूरे स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 बनेगा।
तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी ए और बी के बीच का एंगल कितना है? ये 60 डिग्री है। यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी वो कितना आ गया? 60 डिग्री एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस तरीके से समझना है। या तो आपको हेड से हेड मिलता हुआ आना चाहिए तो भी आप एंगल बता सकते हैं ए और बी का, या फिर जो है टेल टू टेल आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो एक बार इसको क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। और एंगल हम हमेशा कौन सा लेते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं। वो एंगल लिया जाता है 0 डिग्री, मतलब 0 लेस देन एन इक्वल्स टू थीटा लेस देन एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। हम एंगल कौन सा लेंगे? अब देखिए, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, बाहर वाला। जब भी लेंगे वो 0 और 180 के बीच में, उन्हों के दोनों के बराबर लेंगे। तो ये हमारा 60 डिग्री आ गया। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन इसमें हम देते हैं। अब आप खुद बना के बताइएगा कि ये इसका एंगल क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम आपको दे देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक है, इनके बीच का एंगल मान लीजिए 150 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा कि बताइए उसमें एंगल क्या होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए आप यहीं से समझिए कि इस वाले में भी देखिए ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल है। तो अब आप ए वेक्टर को कहाँ मूव कराइएगा? इसको स्ट्रेट लाइन मूव कराइए ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, यानी टेल से टेल होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ मिला दिए तो पूरे स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, ये 150 है, तो ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यानी ए वेक्टर यहाँ पे आ गया, दोनों का टेल टेल मिल गया, तो एंगल कितना बन गया? 30 डिग्री। और ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। करेक्ट, आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। अच्छा, इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि वेक्टर का इस तरीके से मिला हुआ हो सकता है, इस तरीके हेड टू हेड। अगर हेड टू हेड यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 30 डिग्री ऐसे भी हो सकता है। इसको भी हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर है, दोनों आकर का हेड टू हेड मिला, उनके बीच का भी एंगल जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। दोनों वेक्टर का एंगल ये हो सकता है थीटा ए, और यहाँ पे बी वेक्टर। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल कि कौन सा एंगल लिया जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कोई कुछ इस तरीके से, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक होगा। कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ये एक तरीके का मान लीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि इस कंडीशन में कि आपको एंगल बताना है ए बी एंड ए सी के बीच में बताइए। मान लीजिए कि इसका पूछ दिया ए बी। ठीक है, देखिए ए बी और ए सी के बीच का एंगल बताइए। किसके बीच में आपको एंगल किसके किसके बीच में बताना है? ए बी एंड ए सी के बीच में बताना है। तो देखिए ए बी का जो वेक्टर तो ये वाला है, इस तरीके से रिप्रेजेंट्स कर रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से अब ए सी का भी पूछ रहा है, ए बी, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए बी ए बोल दीजिए, बी ए के डायरेक्शन में है, तो बी ए और ए सी के बीच में बताइए। तो अब देखिए बी ए का तो यहाँ से यहाँ तक है। अब ये वाला एंगल तो चलिए ये तो 60 डिग्री है, लेकिन ये वाला अब बी ए का तो हेड यहाँ पे मिला हुआ है, लेकिन ए सी का तो टेल मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इस वेक्टर को आगे की तरफ खींच दीजिए इस तरीके से। देखिए तो अब ये वाला एंगल जो है दोनों का टेल से टेल मिल गया। देखिए ए बी
जैसे ए बी यानी बी ए वेक्टर को आगे खींच दिए और ए सी वेक्टर यहाँ पे है ही, ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। यानी कि बी ए और ए सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बन जाएगा। करेक्ट है। क्वेश्चन सेशंस ऐसे भी पूछता है कि सी बी और ए बी के बी ए के बीच में बताइए। चलिए आप खुद अब बताइए सी बी एंड बी ए, ठीक है, बी ए के बीच में। अब देखिए सी बी कौन सा वेक्टर है, ये वाला, देखिए इस तरीके से यहाँ तक जा रहा है और बी ए ये वाला एंगल जा रहा है, तो ये तो सी बी का तो हेड मिल रहा है और बी ए का तो टेल मिल रहा है। तो हम करेंगे क्या, इस सी बी को आगे की तरफ खींच दीजिए इस तरीके से। अब देखिए इस सी बी का टेल मिल गया, उसी तरीके से इस बी ए का भी टेल मिल गया, तो इसके बीच का एंगल यदि 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इसके भी बीच का एंगल कितना डिग्री आया, 120 डिग्री। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एंगल लेना किसके बीच में है, टेल टू टेल के बीच में लेना है या हेड टू हेड के बीच में। उसी तरीके से देखिए ना, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ए सी और सी बी के बीच में बताइए, ऐसे ही पूछ सकता है ए सी एंड सी बी के बीच में। तो ए सी ए वाला और सी बी ए वाला, तो ए सी का हेड मिल रहा है लेकिन बी सी का टेल है, तो यहाँ पे देखिए टेल मिल रहा है, तो हम इसको करेंगे क्या, इस वाले को डॉट 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 करके आगे खींच देंगे। तो ये वाला एंगल यदि 60 डिग्री है तो अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। यानी आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल कि किस तरीके से हम लोग इसमें एंगल को देखते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए कि ये किस तरीके से एंगल आपको दिया हुआ है। करेक्ट है, तो नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग देखेंगे एंगल तो देख लिए, समझ में आया। अब ये देखेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर के बारे में भी। वेक्टर को किस तरीके से शिफ्ट कैसे किया जाता है वो यहाँ पे जो है कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अगर लेक्चर थोड़ा सा स्लो लगे तो आप जैसा आता है ना यूट्यूब में 1.5x या 2x पे, उस पे करके देख लिया कीजिएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरीके से। लेट सपोज कीजिए इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब देखिए इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना है और इस वेक्टर को भी पैरेलल शिफ्ट करना है। तो लेट सपोज कीजिए हम इस वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में, या पहले ए को ही करके दिखाते हैं, इसको हम यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। तो देखिए इसको ए वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो देखिएगा पहले तो ये बी वेक्टर बन गया। ठीक है, अब ए वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो देखिए सेम डायरेक्शन भी सेम तरीके से शिफ्ट करना है ताकि आपको जो डायरेक्शन बिल्कुल भी सेम होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने शिफ्ट कर दिया। तो देखिए इस ए वेक्टर को यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस बी वेक्टर को शिफ्ट करना, तो बी वेक्टर को भी शिफ्ट कर लीजिए, डायरेक्शन बिल्कुल भी सेम होना चाहिए। पहले तो हम यहाँ पे ए वेक्टर बना लेते हैं। देखिए ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है। ठीक है, और इस बी वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो पैरेलली शिफ्ट करते हैं। तो देखिए पैरेलली इसको भी हम शिफ्ट कर दिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर। तो देखिए ए बी जो वेक्टर है, ए बी वेक्टर में जो है पहले सबसे पहले हमने क्या किया कि बी को रहने दिया, ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। फिर उसी तरीके से ए वेक्टर को रहने दिया, बी को शिफ्ट किया, तो बी के पैरेलल इसको शिफ्ट कीजिए यहाँ पे। तो इस बी को भी देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। तो इस तरीके से चाहे वो वेक्टर इस तरीके से भी रहता है, जैसे लेट सपोज कीजिए ये वेक्टर इस तरीके से है और ये बी वेक्टर इस तरीके से है। ठीक है, अब सेम फ्रेम, मतलब ऐसा समझिए ये फ्रेम सेम ही होना चाहिए, इस फ्रेम को ही शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ए और बी को शिफ्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी को अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से हम आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी पैरेलली शिफ्टिंग हम इधर भी ला सकते हैं इस तरीके से। तो पैरेलल शिफ्टिंग जो होता है वो इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है आप जो देख रहे हैं यही पैरेलल शिफ्टिंग कहलाता है। इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट बस यही है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत सारे वेक्टर्स का टाइप्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं एक एक करके सारे टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सारे वेक्टर का टाइप्स क्या होता है।
तो हेडिंग लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें जो बेसिक्स जितना भी इसका जो कॉन्सेप्ट होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर का, जो अभी तक जो आप पढ़े हैं यहाँ पे आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। जो भी अगर पढ़े हैं तो सही है, नहीं भी पढ़े हैं तो इसके बाद जो है क्लियर हो जाएगा। हेडिंग लगा लीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसमें बहुत से वेक्टर का टाइप्स हम लोग देखेंगे। कुछ यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन से वेक्टर का टाइप्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, फिर देखेंगे ऐसा समझ लीजिए निगेटिव वेक्टर बोलिए उसको वेक्टर, या फिर आप बोल दीजिए इसको अपोजिट वेक्टर वेक्टर। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इसमें पैरेलल वेक्टर। तो साथ में ही देख लेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल एंटी पैरेलल, साथ में देख लेंगे कोप्लानर वेक्टर। वेक्टर को इनिशियल वेक्टर भी देख लेंगे। ठीक है, कंकूरेंट वेक्टर भी देखेंगे। उसी के साथ में जीरो वेक्टर और भी बहुत होता है। एक और इसमें काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से इस सारे वेक्टर के बारे में जो एक बार आप देख लीजिए, ये सारे वेक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सब कैसे किस तरीके से होता है, एक एक करके सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। ठीक है, क्या होता है इक्वल वेक्टर। ठीक है, इसको सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। देखिए इक्वल वेक्टर का मतलब ये हो गया जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड जो कंडीशन है पहले लिख लीजिए, जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, एक तीसरा इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी लिखना है, उसका नेचर भी सेम होना चाहिए। नेचर उसका जो है नेचर सेम हो, यानी कि यूनिट। ठीक है, अभी देखेंगे ये इसका क्या मतलब, उसका यूनिट्स भी सेम होना चाहिए। जैसे लेट सपोज कीजिए कि कोई मान लीजिए कि ये वेक्टर है इस तरीके से, ए वेक्टर है मान लीजिए। ठीक है, और ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो ए और बी आपस में इक्वल जब ही हो सकते हैं, ये कंडीशन है कि जब उनका इक्वल मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, या सेम मैग्नीट्यूड उसी को बोलिए एक ही बात है, या सेम डायरेक्शन भी सेम है, और नेचर की बात किया है। नेचर यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर हम लिए जिसका जो है फोर्स मान लीजिए कि दिया हुआ है 10 न्यूटन। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर लिए कि अब उसका जैसे ये समझ लीजिए दूसरा वेक्टर लिए और मान लीजिए ना वेलोसिटी जिसका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, या एक्सेलरेशन दे दे स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सेलरेशन ही दे दे उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से। तो देखिए इसका तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी सेम है, क्या इसका ये नेचर सेम है? ये तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन को बता रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वो ये वेक्टर आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इक्वल वेक्टर के लिए ना सिर्फ इक्वल मैग्नीट्यूड्स और सेम डायरेक्शन का ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको क्या देख लेना है, उसका नेचर भी सेम हो। ठीक है, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं टू मतलब सेम टाइप ऑफ वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तब आप उसको बोल सकते हैं कि ये वेक्टर हमारा क्या है, इक्वल वेक्टर है। ठीक है, टू वेक्टर सेम टाइप्स का होना चाहिए। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो टू वेक्टर है वो सेम टाइप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप बोलेंगे कि वो इक्वल और सेम मैग्नीट्यूड जो है उसके लिए सेम होना चाहिए। करेक्ट है, तो इस तरीके से ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोले, इक्वल वेक्टर बोल दिए। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर देख लिए, तो साथ ही साथ इसमें हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। तो दूसरा यहां पर लिखते हैं निगेटिव या उसी को हम लिख देते हैं कौन सा, अपोजिट वेक्टर।
अपोजिट वेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इक्वल और अपोजिट वेक्टर में क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि इसमें लिख लीजिए कंडीशन कि मैग्नीट्यूड जो है, या इक्वल मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, इक्वल मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए सर, मतलब डायरेक्शन इसका सेम नहीं होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन है। आप इसको ये बोल सकते हैं डायरेक्शन नॉट सेम, नॉट सेम। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, डायरेक्शन नॉट सेम। जैसे इस तरीके से देख लीजिए कि एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक बी वेक्टर, इस तरीके से एक बी वेक्टर है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, ए वेक्टर जो है गया माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है इसमें कॉन्सेप्ट काफी स्पष्ट ले लीजिए। थोड़ा सा और एग्जांपल है, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई मैन है, वो मान लीजिए कि जो है ऐसे जा रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन में मान लीजिए कि जो है 10 मीटर जा रहा है। ठीक है, या 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसका दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी दे दे 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में इसका यहाँ से वेलोसिटी दे दे 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये किस में, नॉर्थ में है और ये साउथ में है। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, सुन देखिए, ये क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन अपोजिट है, एक नॉर्थ में एक साउथ में जा रहा है। तो ये भी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट्स करेगा, निगेटिव या अपोजिट वेक्टर को रिप्रेजेंट्स करेगा। करेक्ट है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी थोड़ा बहुत आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो कहीं दिक्कत है, वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब इसमें हम लोग कौन सा देखेंगे, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत न चला है क्यों। आइए देखते हैं पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। सबसे पहले पैरेलल वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर लेते हैं ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। क्या कंडीशन हो सकता है इसका, तो ए वेक्टर एंड दिस इज पी वेक्टर। अब देखिए ये थीटा एंगल जो इनके बीच में होना चाहिए, थीटा एंगल जो होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए। किसके बीच में, टेल टू टेल के बीच में होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ए और बी वेक्टर जब भी पैरेलल हो सकते हैं जब एंगल, मतलब ऐसे समझ लीजिए, ब्रैकेट में लिख देते हैं टेल टू टेल, इनके बीच में जो एंगल कितना डिग्री होना चाहिए पैरेलल वेक्टर के लिए, 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और वेक्टर इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका ए भी हो सकता है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर पैरेलल हो जाएगा बी वेक्टर का, जिसमें टेल टू टेल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। और ये डायरेक्शन इसका क्या होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन, आप बोल दीजिए सेम डायरेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंगल टेल टू टेल 0 डिग्री, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो वो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, साथ ही साथ देख लेते हैं दूसरा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब देखिए दो वेक्टर बना लेते हैं इस तरीके से, ए वेक्टर, एक मिनट, ए वेक्टर, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। ठीक है, अब टेल और टेल के बीच में इसमें भी एंगल देखेंगे तो थीटा कितना डिग्री देखेंगे, थीटा इसमें होना चाहिए 180 डिग्री, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए,
अपोजिट। ठीक है, थीटा कितना हुआ सन्स 180 डिग्री और डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, जैसे ऐसे समझिए इस तरीके से। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, आगे आएगा और भी वेक्टर उसमें बताएंगे। मतलब टेल के बीच में कैसे एंगल होता है 180। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, तो ये ए और बी वेक्टर को हम लोग बोल देंगे कि ये दोनों क्या है, आपस में अपोजिट वेक्टर है। इसमें भी लिख लीजिएगा टेल टू टेल, टेल टू टेल, करेक्ट है। तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर और दूसरा हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। नोट डाउन कीजिए ऐसा। आइए अब कौन सा आ रहा है, कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर को देख लेते हैं सर। कोप्लानर वेक्टर से पहले अगर हम चाहें तो इसमें देख लेते हैं, एक और वेक्टर इसमें हो जाएगा। कोलिनियर वेक्टर नहीं लिखे हैं सर, अच्छा इसमें साथ में एक और लिख लीजिए, एक और हम लोग को इसमें पढ़ना है कोलिनियर वेक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो आइए कोलिनियर वेक्टर। हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं सेम लाइन, ठीक है, ब्रैकेट में पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है, इन सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया, सोचिए इसमें काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए कि जो दो वेक्टर है, जो दो वेक्टर इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि, अच्छा सबसे पहले एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझिए कि ये क्या कह रहा है कि कोलिनियर वेक्टर, यानी कोलिनियर का मतलब जब अगर बहुत सारे डॉट को अगर एक डायरेक्शन में उसको मिला दिया जाए, एक लाइन से उसको मिला दिया जाए, तो वो कोलिनियर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर मिला दीजिए, ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर मिला दीजिए इस तरीके से, ये बी वेक्टर है। तो ये ए और बी वेक्टर है जो है, ये आपस में कोलिनियर वेक्टर है। यानी कोलिनियर का मतलब ही होता है जिसका सेम सपोर्ट हो, यानी कि एक ही लाइन पे जो डॉटेड लाइन को जब आप खींचे तो दोनों वेक्टर का देखिए, एक आपका क्या सेम लाइन है, पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं, और इन सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सेम वाला का एग्जांपल हो गया। तो इस ए और बी वेक्टर को हम लोग क्या बोल देंगे, ये कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा कंडीशन, दूसरा जो है एग्जांपल लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है, दोनों कंडीशन देख लीजिए, ए वेक्टर इस तरीके से है, एक दूसरा अगर मान लीजिए कि इसमें जैसे यहाँ पे लिखे है ना सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अगर सेम वाला देखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, या अपोजिट वाला देख लीजिए तो एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, देख लीजिए ऐसा। तो ए भी आपका कोलिनियर वेक्टर हो गया। ठीक है, अब ए भी कोलिनियर वेक्टर है, लेकिन कैसा है, सेम डायरेक्शन है, यानी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, मतलब ऐसा समझ लीजिए टू वेक्टर्स फॉलोज, साथ में जोड़ लीजिए फॉलोज कौन सा, सेम, यानी कि यहां पे लिख लीजिए ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, और किसका एग्जांपल है, इन सेम डायरेक्शन, और इसमें क्या हो गया, इन अपोजिट डायरेक्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सेम डायरेक्शंस के लिए यहां पे आपने देख लिया कि ये वेक्टर एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पे है, कोलिनियर, ये कोलिनियर का ही एग्जांपल है। साथ ही साथ ए एंड बी वेक्टर का क्या कोलिनियर है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन वाला हो गया, यानी कि ये कौन से कंडीशन, ये पैरेलल वाला हो गया।
ये भी, और ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल टाइप से हो गया, अपोजिट डायरेक्शन है यानी एंटी पैरेलल हो गया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरह समझ करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब कोलिनियर वेक्टर देख लिए स्टूडेंट्स, तब आते हैं, ये हो गया कोप्लानर वेक्टर पे। एक एक वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर कर देंगे, एक छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। और एग्जाम्पल इसीलिए ढेर सारा ले रहे हैं क्योंकि खासकर जो है काइनेमेटिक्स में जो इसका क्वेश्चन आता है, नीट नीट वाले जो है एस्पिरेंट स्टूडेंट्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें देखिएगा ये सब टॉपिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब अहम रोल है उसके अंदर जो है। ठीक है, तो आइए एक देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कोप्लानर मतलब एक सेम प्लेन की बात हो रहा है। मतलब दो वेक्टर अगर किसी सेम प्लेन में हो यानी पैरेलल में हो, इस तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए कि एगो प्लेन बना दिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, अब इसमें जो है दो वेक्टर यहाँ पे दे देते हैं, एक वेक्टर कुछ इस तरीके से, एक वेक्टर इस तरीके से। ठीक है, ये अब ये दोनों वेक्टर देख लीजिए, यानी कि आप ये बोल लीजिए इसका लाइन सेम होना चाहिए और पैरेलल टू द सेम प्लेन होना चाहिए। मतलब ऐसे समझ लीजिए, पैरेलल टू द सेम प्लेन, माने जो भी जो वेक्टर इसमें होगा, एक चीज ध्यान रखना है, जो भी इसमें जो वेक्टर होगा वो आपका जो है वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, अब ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है पैरेलल टू द सेम प्लेन, यानी कि जो भी वेक्टर इसमें आया, मान लीजिए कि ए वेक्टर है, अब इस प्लेन में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसका और भी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएंगे। दो वेक्टर कुछ इस तरीके से देख लीजिए, ये तो एक ही प्लेन की बात है, और मान लीजिए एक ही प्लेन में कुछ इस तरीके से वेक्टर भी रहता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी दो वेक्टर होगा, मान लीजिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है हमारा, ये 2D में है, एक एक्स प्लेन में है और दूसरा कौन से में है, वाई प्लेन में है। अब एक्स वाई प्लेन में दोनों वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर कोप्लानर होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक समझिए, अब ये दो वेक्टर होगा, चाहे आप ऐसे कीजिए, देखिए इस तरीके से, तो ये दोनों वेक्टर आपका क्या है, सेम प्लेन में है, इस तरीके से। चाहे इस वेक्टर को आप ऐसे भी कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इस वेक्टर को इस तरीके से कर लीजिए, चाहे आप इस वेक्टर को आप इस तरीके से भी कर लीजिए। तो ये दो दो जो टू वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। स्टार मार्क करके इस पॉइंट्स को लिख लीजिए कि जो दो वेक्टर होते हैं, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लानर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि चलिए यहाँ पे तो देख लिए कि चलिए ठीक है कि यहाँ पे तो दो वेक्टर जो है हमारा हमेशा जो है कोप्लानर होता है। अब थ्री वेक्टर की बात करते हैं, तो देखिए सुन, जो अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से वेक्टर है, ए और बी यहाँ पे वेक्टर हो गए। ठीक है, कुछ यहाँ पे देख लीजिए ए और बी वेक्टर हो गए, तो ये तो सेम प्लेन में होगा। अब इस तीसरा वेक्टर अगर हम इस तरीके से रख दे, इस तरीके से, तो ये भी इस प्लेन में लाई कर रहा है। देखिए ये तीनों वेक्टर आपस में लाई कर रहे हैं इस तरीके से, देखिए, तो ये तीनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी कोप्लानर होगा। लेकिन अगर इसी का तीसरा वेक्टर यदि लेके तीसरा वेक्टर को कुछ हम इस तरीके से रख दे, तो ये तो एक प्लेन में लाई कर ही नहीं रहा है। तो एक समय है कि ये अगर इस तरीके से रख रहे हैं तो ये कोप्लानर को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, लेकिन यदि वेक्टर को हम इस तरीके से रख दे रहे हैं तो वेक्टर, अब ये तीनों वेक्टर आपस में जो है क्या है, कोप्लानर नहीं है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जो थ्री वेक्टर होता है, जैसे यहाँ पे बना भी देते हैं एक इस तरीके से, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, तो थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लानर। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि थ्री वेक्टर्स मे और
may not be co-planar। करेक्ट है। तो ये आपका को प्लानर का कॉन्सेप्ट हो गया। लाइज करना चाहिए सेम प्लेन, पैरेलल भी हो सकता है इस तरीके से। दो वेक्टर को हम लोग देख लिए कि एक प्लेन में लाई कर रहा है, टू वेक्टर्स ऑलवेज को प्लानर है, और जो थ्री वेक्टर्स है वो हो भी सकता है प्लानर या को प्लानर या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको जो है कॉन्सेप्ट को समझते हुए इसी तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब कौन सा बचा? को इनिशियल वेक्टर। हेडिंग लगाते हैं नेक्स्ट को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सर, देखिए इसका जो टेल जो होता है को इनिशियल वेक्टर, टेल मीट एट सेम पॉइंट, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक लाइन लिखिए, टेल मीट एट सेम पॉइंट, मतलब पॉइंट्स, मतलब आप देखिए ऐसे समझ लीजिए, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे भी है, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। ठीक है, बहुत सारा वेक्टर है, लेकिन उसका टेल का जो पोर्शन होगा कहाँ पे मीट करेगा? एक सेम पॉइंट पे मीट करेगा। तो ऐसे सारे वेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं? को इनिशियल वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं को इनिशियल वेक्टर के बाद जो है काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है कनकरेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए कनकरेंट वेक्टर, यहीं पे बता देते हैं। करेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसका लाइन ऑफ, जैसे देखिए लाइन ऑफ एक्शन जो होता है इस वेक्टर का, जैसे एग्जांपल बताते हैं उसके बाद जो इसमें देखते हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे आया, एक वेक्टर ऐसे जाया, एक और वेक्टर आया इस तरीके से आया, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन देखिए यहाँ यहाँ मीट कर रहा है, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ मीट कर रहा है। देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ए वेक्टर है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है और सी वेक्टर, और लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे मीट कर रहा है? देखिए यहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो उस तरीके का जो वेक्टर होगा जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इंटरसेक्ट एक कॉमन पॉइंट पे करे, मतलब ऐसा लिख लीजिए लाइन ऑफ एक्शन, यहां लिख देते हैं लाइन ऑफ एक्शन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा एट कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्ट कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कनकरेंट वेक्टर बोल देते हैं। साथ में एक और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं किस तरीके से, जैसे ऐसे मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे मान लीजिए और एक वेक्टर ऐसे मान लीजिए। ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन खींचिए, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे खींचिए और इसका भी लाइन ऑफ एक्शन खींचिए। तो तीनों वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर। तो यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है। देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा कर देते हैं ये वाला, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे मीट कर रहा है, तो जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये कनकरेंट वेक्टर हो जाता है। करेक्ट है, तो इसको भी नोट डाउन कीजिए। लास्ट अब इसमें एक बचा यूनिट वेक्टर। कैमरा का बैटरी ही डाउन हो गया था, उसको चार्ज में लगाए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका लास्ट जो है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, ठीक है, देखिए वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है यूनिटी हो, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिटी होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड होगा। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, इसका डायरेक्शन जो है वो डेफिनिट होता है, और डायरेक्शन इसका क्या होगा? डेफिनिट होगा।
ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। यानी कि मैग्नीट्यूड इसका यूनिट होगा और डायरेक्शन डेफिनेट होगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए, अब इसको रिप्रेजेंट देखिए इस तरीके, मान लीजिए कोई ए वेक्टर है तो ए के ऊपर इस तरीके कैप टाइप से बना देते हैं, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को किस तरीके से, जैसे ऐसे समझ लीजिए, इस यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका है, यूनिट वेक्टर जो है वो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है, इस तरीके से। यानी कोई ए वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालिएगा तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यहाँ से आप ए वेक्टर अगर यदि निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और उसका क्या हो गया, डायरेक्शन। यानी ये रिप्रेजेंट्स किया इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और ये जो ए कैप है ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट्स करता है, ठीक है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे आई कैप, जे कैप और यहाँ पे के कैप, ठीक है। तो ये आई कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू के कैप का मैग्नीट्यूड, ये तीनों आपस में किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। तो एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है। आई एक्स डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट किया, डेफिनेट डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन को जे कैप से और जो है जे डायरेक्शन को के कैप से रिप्रेजेंट्स किया, ठीक है। तीनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, तो यूनिट मैग्नीट्यूड यानी 1 के बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन उसका डेफिनिट होना चाहिए। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया तो मॉड लगा दिए, तो आपको तो पता है मॉड लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड आता है। जैसे लेंथ ऑफ वेक्टर हम लोग देखे तो मैग्नीट्यूड बताता है, और ये कैप जो है इसके डायरेक्शन को बताता है। तो इस तरीके से हमने ये सारे जितना भी इसमें जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर, अच्छा इसके सिवाय जीरो वेक्टर, नल वेक्टर वगैरह भी आता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जैसे पॉइंट टाइप से हो गया, ठीक है। तो वो सब होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो है, जो जितना भी इंपॉर्टेंट स्पेशली नीट में है वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर दिए हैं सर। अब नेक्स्ट लेक्चर जो वेक्टर का ही आएगा जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर देख लेंगे, जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, वो देख लेंगे। साथ ही साथ उसका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को भी देख लेंगे। तो ये लेक्चर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आगे आपको जो है समझ में आ जाए। जिसमें लोकलाइज्ड वेक्टर वगैरह जैसे आता है उसमें हम लोग प्रोजेक्शन वगैरह वेक्टर का भी देखेंगे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे वर्क इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स यानी फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो वो सारा जो है नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आएगा। इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट करें, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।